हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडीज। और जो हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख राज्यवंश का। ये लास्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख राज्यवंश में। बाकी के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस डेज में। तो आज जो हम बात करेंगे वो तोमर वंश और बुंदेला वंश की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करें तोमर वंश की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि वीर सिंह तोमर की इसकी तोमर वंश की जो देखो, सबसे पहला तोमर वंश कहाँ पर स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर रीजन में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी वीर सिंह तोमर जी ने। किसने की थी? वीर सिंह तोमर जी ने। क्या हुआ था कि केंद्र में जो दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था उस टाइम 16वीं शताब्दी में, तैमूर लंग का जैसे आक्रमण हुआ यहाँ पर, तो वहाँ की स्थिति थोड़ी डगमगा गई थी केंद्र की, मुस्लिम सत्ता की। तो इसका फायदा उठाते हुए वीर सिंह तोमर जी ने तोमर वंश की, ग्वालियर क्षेत्र में वीर सिंह तोमर जी ने तोमर वंश की स्थापना की। उसके बाद देखिए, अगर इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके पुत्र ने बाद में, इनके कौन से पुत्र हुए? विक्रम देव तोमर जी इनके पुत्र थे उत्तराधिकारी, वो राजा बने। उन्हीं के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना जो थी वो क्या हुआ था? जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे, उनके सेनापति कौन थे? मल्लू इकबाल खान। मल्लू इकबाल खान ने 1402 में ग्वालियर रीजन पर आक्रमण किया, ग्वालियर रियासत को अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि विक्रम देव तोमर जी ने उनको हरा दिया और ये उनका प्रयास असफल रहा। किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के एक सेनापति मल्लू इकबाल ने ग्वालियर रीजन पे आक्रमण किया? तो किसके में किया था? विक्रम देव तोमर के में। उसके बाद इनके पुत्र हुए डूंगेंद्र सिंह तोमर। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना यही थी कि देखिए, इन्होंने जितने भी शासक हुए सबने मुस्लिम शासकों से लोहा लिया है, सबने उनके साथ संघर्ष किया। इनके शासनकाल में जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जो हुशंग शाह थे, उन्होंने इनके यहाँ पर आक्रमण किया था। इनके टाइम पे, डूंगर सिंह के टाइम पे हुशंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था और इनके किले को, ग्वालियर के किले को 6 महीने तक घेरा बनाए रहे थे वो। उसके साथ संधि के बाद इनको छोड़ा गया था। तो ये पूछ सकते हैं हुसैन शाह ने ग्वालियर के किले पे कब डेरा डाला था 6 महीने के लिए? जो उस समय राजा कौन थे? तो ये कौन थे? डूंगेंद्र सिंह जी थे। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए कीरत सिंह। उसके बाद अल्प समय के लिए उनके उत्तराधिकारी हुए कल्याणमल। जो इनके पुत्र थे कीरत सिंह जी के, कौन थे? कल्याणमल जी। तो वो अल्प समय के लिए राजा बने। उनके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं, देखो, मान सिंह तोमर। अगर तोमर वन से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। मान सिंह तोमर थे। तो देखिए, मान सिंह तोमर के पिता कौन थे? कल्याणमल जी। उनके ये उत्तराधिकारी थे मान सिंह तोमर जी। और मान सिंह तोमर कब बैठे ग्वालियर की रियासत की गद्दी पर? 1486 में। कब बैठे? 1486 में। तो देखिए, क्या हुआ था कि प्रारंभ में लोधी वंश के जो बहलोल लोधी थे, वो जब ग्वालियर रीजन के पास से गुजर रहे थे तो इन्होंने उनका स्वागत किया, मानसिंह तोमर जी ने। इन्होंने तो उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध थे दिल्ली सल्तनत के साथ। बहलोल लोधी जो शासन काल था उस टाइम, तो बहलोल लोधी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ सिकंदर लोधी, उनसे भी इनके बहुत मधुर संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मान सिंह तोमर जी ने अपने एक प्रतिनिधि निहाल सिंह को सिकंदर लोधी के दरबार में दिल्ली भेजा। तो हुआ क्या कि उनको वहां पर मतलब उचित सम्मान नहीं मिला। किसको? निहाल सिंह जी को। उनको उचित सम्मान नहीं मिला। और प्रतिनिधि किसके थे? वो मान सिंह तोमर जी का। तो इससे क्या हुआ कि मान सिंह तोमर और सिकंदर लोधी के बीच में आनाकानी हो गई, मतलब मतभेद पैदा हो गया। इसी को लेकर क्या हुआ, 1505 में सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण कर दिया मान सिंह तोमर जी के शासनकाल में। तो ये पूछ सकते हैं कि सिकंदर लोधी ने ग्वालियर रियासत पे आक्रमण कब किया था? 1505 में किया था। किसके शासनकाल में? तोमर वंश के शासन, मान सिंह तोमर। लेकिन इसका सफल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। समझौते के साथ ये खत्म हो गया, इसमें किसी का कोई परिणाम नहीं निकला 1505 के वॉर में। फिर क्या हुआ, 1517 में सिकंदर लोधी ने फिर से अपनी सेना को एकत्रित करके फिर से उन्होंने मान सिंह तोमर जी पे आक्रमण करने की सोचा, ग्वालियर रियासत पे। लेकिन हुआ क्या, 1507 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर लोधी की। इसी के साथ 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। और इसी समय 1570 में मान सिंह तोमर जी की भी अचानक मृत्यु हो गई। तो ये यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, इसके बाद जो मान सिंह तोमर जी के उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? विक्रमादित्य तोमर जी हुए। तो इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई? इब्राहिम लोधी ने 1550 में
इब्राहिम लोदी ने 1550 में ग्वालियर रियासत पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ग्वालियर के किले को, ग्वालियर रियासत को, तोमर वंश की रियासत को इन्होंने जीत लिया। तो दिल्ली सल्तनत में तोमर वंश कब मिला है? तो ये किसके शासनकाल में मिला है? विक्रमादित्य तोमर के शासनकाल में, इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में। क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाता है तो देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट, देखिए मान सिंह तोमर इनके बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछे कि क्वेश्चन इनसे ही बनेगा मान सिंह तोमर से, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक ग्रंथ है मान कौतूहल, मान कौतूहल जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? वो राजा मान सिंह तोमर ने लिखा है। उसके बाद गुजरी महल का निर्माण इन्होंने कराया है। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया? राजा मानसिंह तोमर ने कराया। इनकी एक गुर्जरी रानी थी, मृगनयनी रानी, उनका नाम क्या था? मृगनयनी। गुर्जर राजवंश की राजधानी थी, मतलब गुर्जर राजधानी रानी थी, तो उनके नाम पर इन्होंने गुजरी महल का निर्माण कराया ग्वालियर के किले में। उसके बाद इन्होंने मान मंदिर का निर्माण कराया, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और द्रुपद घराने का शुरुआत इन्होंने ही मानी जाती है कि द्रुपद घराने को इन्होंने संरक्षण दिया था। द्रुपद गायन, जो द्रुपद गायन ग्वालियर में जो विकसित हुआ वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम वंश की बात करते हैं, बुंदेला वंश की। देखिए मध्य प्रदेश का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुंदेला वंश। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की? रुद्र प्रताप बुंदेला जी ने। किसने की? रुद्र प्रताप बुंदेला जी ने। और इन्होंने ओरछा में किला बनाया एक, और उसी ओरछा को इन्होंने ओरछा में किला बनवाया, और उसी ओरछा को इन्होंने राजधानी बनाई अपनी। तो ओरछा किसकी राजधानी थी? बुंदेला राजाओं की थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसने की थी? ओरछा के किले की किसने की थी? रुद्र प्रताप बुंदेला जी ने। और राजधानी किसने बनाई थी? तो रुद्र प्रताप बुंदेला पहले इनके शासक। वो भी पूछ सकते हैं, स्थापना किसने की थी और राजधानी भी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद इनके देखिए नेक्स्ट अगर राजा देखिए इंपॉर्टेंट उत्तराधिकारी, तो देखिए रुद्र प्रताप जी के इनके बाद हुए भारती चंद, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला, इन्हीं को क्या था कि इनकी एक रानी थी, ये क्वेश्चन बना है व्यापम में कि रानी कुंवर गणेश किसकी रानी थी? तो वो किसकी थी? मधुकर शाह बुंदेला। तो ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रगति की थी रानी कुंवारी गणेश। इन्होंने क्या किया, ये अपने मायके से रामलला की मूर्ति लेके आई। तो इन्होंने इनके लिए जो मधुकर शाह बुंदेला जी थे, उन्होंने रामलला का राम राज मंदिर बनवाया। कहाँ पर बनवाया? ये ओरछा में बनवाया, रामलला का राम राज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर बनवाया, तो ये भी पूछ सकते हैं रामलला का मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामलला का मंदिर कहाँ पर है? रामराज का कहाँ पर है? छतरपुर में, वो ओरछा में है। और उसके बाद चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका ओरछा में। किसने निर्माण कराया? मधुकर शाह बुंदेला ने। किसने कराया? मधुकर शाह बुंदेला ने। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए वीर सिंह जूदेव। जो वीर सिंह बुंदेला जो जिनको कहते हैं वीर सिंह जूदेव, तो इन्होंने इनकी और शाहजहां की और जहांगीर की, सॉरी, इनकी और जहांगीर की बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। तो इन्होंने क्या किया, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने की है? वीर सिंह बुंदेला जी ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर, जहांगीर शासन के, जहांगीर के सम्राट जहांगीर के कहने पर। और इन्होंने जहांगीर जब ओरछा में आए थे तो उनके लिए एक जहांगीर महल बनवाया था, उनके वेलकम के लिए। तो जहांगीर महल किसने बनवाया था? वीर सिंह जूदेव ने। क्वेश्चन ये भी व्यापम में पूछा गया है, जहांगीर महल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये ओरछा में है। तो किसने बनवाया? ये वीर सिंह जूदेव ने। उसके बाद इनके अगर नेक्स्ट उत्तराधिकारी की बात करें तो ये कौन थे? जुझार सिंह थे। कौन थे ये? जुझार सिंह थे। इनके शासनकाल में देखिए, सबके शासनकाल में मुगल का जैसे इनके जो शासन थे इनसे पहले वीर सिंह बुंदेला, उनके जहांगीर से बहुत मधुर संबंध थे। लेकिन उनके बाद क्या हुआ, जुझार सिंह के संबंध शाहजहां से बिगड़ गए और इन्होंने शाहजहां के काल में बुंदेला विद्रोह कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए हरदौल, इनके एक भाई थे हरदौल, जो कि बुंदेलखंड रीजन में एक होता है हरदौल की मनौती। तो ये उन्हीं के भाई थे। किसके थे? जुझार सिंह के भाई थे हरदौल। तो इनके बारे में एक बहुत सी घटना चलती है कि ऐसा बोला जाता था कि ऐसी मतलब चर्चाएं चल रही थी, जुझार सिंह की जो वाइफ थी उनका हरदौल के साथ कोई शारीरिक संबंध था, अवैध संबंध था। तो इसको लेकर उन्होंने एक टेस्ट कराने के लिए उन्होंने रानी से ये कहा, इन्होंने अपनी वाइफ से ये कहा कि आप जो जहर का प्याला था कि वो उनको दे आइए। तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका संबंध बहुत अच्छे थे,
वो बिल्कुल माँ बेटे जैसे संबंध थे, लेकिन समाज ने ऐसा उनको बना दिया। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इनको जब ये चीज़ पता चली हरदौल जी को कि हमारे भाई ऐसे बोल रहे हैं, तो कि रानी से उन्होंने ऐसा बोला, तो इन्होंने क्या किया, खुद ही जाके वो जहर पी लिया और अपनी हत्या कर ली, मतलब खुद ही अपने आप में सुसाइड कर लिया। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस होते हैं, क्योंकि ये बेदाग इंसान थे। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, देवी सिंह हुए। उसके बाद हुए वीर सिंह बुंदेला, अंतिम जो शासन थे बुंदेला वंश के वो कौन थे, वीर सिंह बुंदेला द्वितीय। कौन थे, वीर सिंह बुंदेला द्वितीय। देखिए बुंदेला वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए, राजा छत्रसाल जी। देखिए इनके राजा छत्रसाल थी, इनको क्या बुंदेलखंड केसरी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड केसरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुंदेलखंड केसरी किसको बोला जाता है, ये राजा छत्रसाल को बोला जाता है, राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी। इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र थे हृदय शाह और इनकी पुत्री थी मस्तानी। वो मस्तानी आपने देखा ही है कि जो मस्तानी की विवाह बाजीराव प्रथम से हुआ था, बाजीराव बल्लाड़ थे। उसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन था ये, और बहुत ही ब्रेव पर्सन था ऐसे, क्योंकि देखिए औरंगजेब के समय में इन्होंने औरंगजेब से, मतलब औरंगजेब का जब शासन काल था मुगल काल में, इन्होंने औरंगजेब से युद्ध कर लिया, और औरंगजेब से युद्ध कर लिया और जीत लिया, और इन्होंने जीत भी, मतलब औरंगजेब से युद्ध करने के बाद जीत भी गए, और फिर इन्होंने उपाधि रखी महाराज की तादी। तो इनसे पूछा जा सकता है औरंगजेब के साथ मध्य प्रदेश के किस शासन ने युद्ध किया और जीत गए, तो कौन थे, वो राजा छत्रसाल थे। उसके बाद इन्होंने महोबा को मुगल साम्राज्य से छीनकर अपनी राजधानी बना ली। फिर उसके बाद इन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। तो इन्होंने 2 राजधानियां बनाई हैं, महोबा को और पन्ना को। उसके बाद हम देखें तो 1729 में क्या हुआ था, जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उनके प्रयाग के एक सूबेदार थे बंगश खान। आपने जो बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें भी ये था बंगश खान। तो बंगश खान किसके सेनापति थे, सूबेदार थे, मोहम्मद शाह के। जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, उनके प्रयाग क्षेत्र का सूबेदार था बंगश खान। उसने उनके साथ 1729 में उसने आक्रमण किया था, घेरा डाल लिया था छत्रसाल जी के महल पे, किले पे। तो उस टाइम किसने हेल्प की थी, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम बल्लाड़ ने। मस्तानी जी उनको लेने गई थी तो उन्होंने इनकी मदद की थी। उसके बाद अगर इनसे हम देखें कि इंपॉर्टेंट अगर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, तो प्रणामी संप्रदाय, अगर हम पूछें कि प्रणामी संप्रदाय का जो वो था, उसके प्रभुत्व था वो किसके ऊपर ज़्यादा था, तो राजा छत्रसाल ने इनको संरक्षण दिया था, और इनके ऊपर किसका प्रभाव था, प्रणामी संप्रदाय का। कौन था, प्रणामी संप्रदाय। और इन्हीं के शासनकाल में एक कवि रहते थे, कवि भूषण, जिन्होंने छत्रसाल दशक की स्थापना की, छत्रसाल दशक की रचना की। किसने की है, छत्रसाल दशक की कवि भूषण ने। ठीक है, तो ये हमारे आज मध्य प्रदेश के सारे जो वंश थे वो कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। तो देखिए आज एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, बड़ी क्विक वे में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल की बात करें, कौन सा राजवंश कहाँ पर हुआ है, तो देखिए खजुराहो के चंदेल वंश जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, खजुराहो में हुआ है। मगध वंश कहाँ पर हुआ है, जिसकी बघेलखंड क्षेत्र में हुआ है, जिसकी स्थापना किसने की थी, भद्रमग ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें ग्वालियर क्षेत्र में नाग वंश ने शासन किया था प्राचीन काल में, वृषभ नाग ने। और 2 जगह इनके नाग वंश 2 जगह थे मध्य प्रदेश में, एक ग्वालियर में और एक निवाड़ क्षेत्र में। तो निवाड़ क्षेत्र में संस्थापक कौन थे, वृषनाग, और ग्वालियर क्षेत्र में कौन थे, भीमनाग। ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है तो ये देखिए मंदसौर से बन सकता है। मंदसौर से ये बन सकता है कि ओलिकर वंश जो था वो कहाँ पर था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में ओलिकर वंश था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पीईपी में के एग्जाम में पूछा गया है। और इसके संस्थापक कौन थे, यशोधर्मन और विष्णु वर्मन, ओलिकर वंश के। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार जी थे, उन्होंने भी शासन किया था मध्य प्रदेश में, नागभट्ट द्वितीय ने। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरी में बोधि वंश ने शासन किया त्रिपुरी में, और जिसके संस्थापक होते हैं चंद्र बोधि थे। उसके बाद अगर हम बात करें अमरकंटक क्षेत्र में तो यहाँ पे पांडव वंश का राज था, और किसने संस्थापक कौन थे, प्रमुख राजा कौन थे, वत्सराज थे। उसके बाद हम बात करें कि महाकौशल क्षेत्र में शैल वंश था एक, कौन सा वंश था, शैल वंश मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है, ये महाकौशल क्षेत्र में हुआ है, और इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीवर्धन ने। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट, जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट राजवंश था, उसने कहाँ पर अधिकार किया था मध्य प्रदेश में, तो वो बैतूल क्षेत्र में किया था। और इसके राजा कौन थे, नत्रराज। इंपॉर्टेंट राजा कौन थे, नत्रराज।
उसके बाद अगर हम बात करें सांची क्षेत्र, विदिशा के क्षेत्र में बात करें पहले, तो विदिशा के क्षेत्र में शुंग वंश ने शासन किया है। अग्निमित्र इसके प्रमुख राजा थे शुंग वंश के। उसके बाद सांची में कुषाण वंश ने शासन किया है। कौन प्रमुख राजा थे इनके? वशिष्ठ थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए खंडवा क्षेत्र में किस वंश का शासनकाल था? तो ये था मोखली वंश का। कौन सा? मोखली वंश का। और इसके राजा कौन से थे? ईश्वर वर्मन और सर्ववर्यन। कौन थे? सर्ववर्मन और ईश्वर वर्मन। कौन सा वंश था? ये मोखली वंश था खंडवा क्षेत्र में। उसके बाद आपके महेश्वर क्षेत्र में हैहई वंश ने किया था। उनके प्रमुख राजा जो इंपॉर्टेंट राजा थे वो कौन थे? कार्तिवीर। कार्तिवीर थे। ये देखिए हमने प्राचीन इतिहास में भी पढ़ा था। और इन्होंने महिष्मति की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम पढ़ें, उसके बाद अगर हम देखें सांची और विदिशा के क्षेत्र में वाकाटक राजवंश का भी प्रभुत्व रहा था। उन्होंने भी शासन किया था। उनके प्रमुख राजा कौन थे? प्रवरसेन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मौर्य काल में। देखिए मौर्य वंश का शासनकाल उज्जैन से लेकर विदिशा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। और प्रमुख राजा कौन थे? जो कि उज्जैनी के वो थे अशोक। राजा अशोक थे जो उज्जैनी के प्रांत वो बनाए गए थे। उसके बाद मालवा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए सातवाहन ने यहाँ पर शासन किया है, सातवाहन राजाओं ने। और उनके प्रमुख जो वो थे राजा थे वो कौन थे? गौतमी पुत्र शतकर्णी। उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया था मालवा क्षेत्र पे। उसके बाद अगर हम बात करें एक था शक छत्रप। शक छत्रप वंश था जो कि मालवा पे इन्होंने शासन किया था। उसके राजा कौन थे? छत्रप नेहपान। कौन थे? छत्रप नेहपान। उसके बाद एक था करदमक। कार्दमक या कर्दमक वंश था मालवा क्षेत्र में। इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है। और इसके प्रमुख राजा कौन थे? चेस्टन। कर्दमक वंश के जो मालवा में उन्होंने शासन किया उनके प्रमुख राजा कौन थे? चेस्टन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए एक और हम देखें तो देखिए मध्यकालीन और आधुनिक भारत में देखें प्रमुख राज्य में तो देखिए ग्वालियर में सिंधिया वंश था। ठीक है। और उसके संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? महाजी सिंधिया थे। बघेलखंड के क्षेत्र में आपका बघेल वंश था। विग्रहपल्ली और वीरमान इसके प्रमुख राजा थे। उसके बाद अगर हम शिवपुरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर कच्छपघात वंश था। कच्छप वंश भी बोलते हैं इसको, कुशवाहा वंश। तो इसे कच्छप वंश भी था। इसके प्रमुख राजा कौन थे? लक्ष्मण राज और कीर्तिराज। और ये कहाँ पर थे? शिवपुरी में थे, ग्वालियर के शिवपुरी में। उसके बाद ग्वालियर में एक तोमर वंश भी था। इनके प्रमुख राजा कौन थे? देखिए स्थापना किसने की थी? वीर सिंह तोमर ने। और इनके प्रमुख राजा कौन थे? मान सिंह तोमर जी। उसके बाद हम बात करें मंदसौर क्षेत्र में राजवंश किसने किए? राहिल वंश ने। किसने किए मंदसौर क्षेत्र में? राहिल। एक था औलीकर वंश जो प्राचीन काल में किया था। और अभी किसने किया है आधुनिक और मध्यकाल में? राहिल वंश ने। बच्छराज और विग्रहपाल इसके प्रमुख राजा थे। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम उज्जैनी क्षेत्र में देखें, उज्जैन के क्षेत्र में और मालवा के क्षेत्र में, उज्जैन के क्षेत्र में देखें तो परमार वंश का शासनकाल था। यहाँ पर धार, उज्जैनी, इंदौर परमार वंश का था। उनके जो संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन है? उपेंद्र जी हैं, सियक हैं, मुंज हैं, सिंधु राज हैं और राजा भोज। इनके इंपॉर्टेंट राजवंश थे। परमार वंश ने कहाँ पर शासन किया है? उज्जैन, मालवा और धार में। उसके बाद धार में पवार वंश थे। पवार वंश ने शासन किया है। उनके जो राजा थे वो कौन थे? तुकोजी राव और आनंद राव। उसके बाद अगर हम देखें, ओमकारेश्वर मांधाता में, ओमकारेश्वर जो खंडवा का क्षेत्र है वहां पर किसने शासन किया? इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया। इक्ष्वाकु वंश ने कहां पर? मांधाता और ओमकारेश्वर खंडवा क्षेत्र में। पुरुकुत्स इनके प्रमुख राजा थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जबलपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर दो राजवंश इंपॉर्टेंट हुए, कलचुरी वंश और गौड़ वंश। कलचुरी वंश के राजा जो थे संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम। कौन थे? कोकल प्रथम। और इसके इंपॉर्टेंट राजा कौन थे? कर्णदेव, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। कर्णदेव थे। इनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कर्णदेव को। किस वंश के ये? तो ये कलचुरी वंश के। उसके बाद गौड़ वंश ने भी जबलपुर क्षेत्र में, त्रिपुरी क्षेत्र में राजवंश किया है। इनकी प्रमुख रानी कौन सी? प्रमुख अगर इनके राजाओं में देखें तो देखिए रानी दुर्गावती मोस्ट फेमस है, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। और शंकर शाह जो कि शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट राजवंश भी हमने कंप्लीट किए। लास्ट में मेरी आपसे यही अपील है कि प्लीज़ जो भी हमारे देश में अभी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तानियों चीनियों के साथ,
देखिए चीनी सेना के साथ तो हम लोग ये सपोर्ट तो नहीं कर सकते अपनी सेना का या अपनी नेशन का कि हम जाके वहाँ पे लड़ें, लेकिन एक सपोर्ट हम जरूर कर सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी भी चाइनीज़ कंपनी का यूज़ ना करें, उनके कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट में मैंने डेली में आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनकी, कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो प्लीज़ इतना बॉयकट कीजिए। क्योंकि देखिए अगर किसी भी इंसान को, ये हमारे चाणक्य जी ने भी कहा है और ये इतिहास में भी गवा रहा है, अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसको सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करो। देखिए उनकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि जियोनी है, एमआई, हुआई है, वन प्लस है, ओप्पो है, कूलपैड, ये उनकी कंपनियां, इनका बॉयकट कीजिए। अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इन कंपनियों को ना लें। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ये मोबाइल हैं तो आप प्लीज़ इनका यूज़ कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इनको फेंक दीजिए, आप इनका यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। अगर यही ऑप्शन है आपके पास तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ ऑप्शन क्रिएट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, बॉयकट कीजिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को और चाइनीज़ कंपनीज के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये जो हमारी आज मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का जो प्रमुख सेकंड टॉपिक था, प्रमुख घटनाएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यवंश जो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कल से जो हम लेक्चर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, तो एक एक करके वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।